बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचे। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख का एक बड़ा अहम केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। 13 रुकनी बेंच इस केस को समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे हैं। मेरी मुराद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो केस जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दिया जाए और वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान की दीगर जमातों में बांटी गई हैं वो उनसे वापस लेके पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए। तो आज इस फैसले पर जो कुछ हुआ और जिस किस्म के सवालात उठाए गए और काजी फायज ईसा साहब ने इसमें जो किरदार अदा किया, जिस किस्म की सहूलतकारी उनकी जानिब से नजर आई, उस पर भी बात करेंगे। और जो आज अहम सवाल उठाए गए हैं कोशिश करेंगे इस वीडियो में उस पर भी बात करें। एक तो आज होने वाली समाअत के दौरान जो काजी फायज ईसा साहब ने 13 जनवरी को फैसला किया था, जिस फैसले के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया था, उस फैसले का दिफा करते करते आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो थके हुए नजर आए और उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया। साथी जजेस के साथ भी उनका जो रवैया था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई क्लास में टीचर अपने बच्चों को खामोश कराता है डांट डपट के। तो आज उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ जिस किस्म का उनका रवैया था वो नजर आ रहा था कि वो बड़े बरहम हैं। आज एक तो उन्होंने ये जब आर्गूमेंट स्टार्ट हुए, इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील भी थे, मखदूम अली खान साहब भी थे और फैसल चौधरी साहब भी थे। तो आज उन्होंने कहा कि जी मौजूदा केस में बार बार इंतखाबी निशान वाले केस का जिक्र किया जा रहा है। इंतखाबी निशान वाले केस में नजर सानी जेरे इल्तवा है। 3 रुकनी बेंच के एक रुकन की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। नजर सानी केस कानून के मुताबिक सुना जाएगा। इंतखाबी निशान वाले केस पर कोई दूसरा जो बेंच है वो बहस नहीं कर सकता। और उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को उस केस पर तबसरा करने से भी रोक दिया। आज जब जजेस ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे बड़े सख्त सवालात किए तो उन्होंने जैसे बंदा मदद के लिए देखता है तो उन्होंने कोर्ट कंडक्ट करने का मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने काजी फायज ईसा साहब से। और फिर काजी फायज ईसा साहब जो है वो फौरन उनको रेस्क्यू करने के लिए आया और उन्होंने कहा कि जी आप अपने तरीके से दलाइल दें। ये मशवरा दिया गया उनकी जानिब से। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो थे उनको भी आज काजी फायज ईसा साहब ने बात करने से रोक दिया, दलाइल देने से रोक दिया। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी मैंने इंतखाबी निशान वाला फैसला पढ़ा है, उस फैसले में कहीं ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन पर जजेस बरहम भी हुए। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने कहा कि जी 13 जनवरी को कागजात नामजदगी जमा कराने थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास और क्या ऑप्शन होगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील बोले कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब फरमा चुके हैं कि जो केस यहां नहीं है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो जस्टिस अतर मिनल्ला बोले आप एक आईनी इदारा हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसे फिर ये जवाब समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी बेजाब्तगी की जिम्मेदारी जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर वकील साहब ने फिर कहा कि जी अगर बेंच ने अपने अल्फाज मेरे मुंह से कहलवाना है या बेंच अगर अपने अल्फाज मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है तो मैं नहीं कहूंगा। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुनासिब तरीकाकार नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी की है। तो इस पर वकील बोले कि मैं केस पर बात करूंगा, बाकी हकायक का मुझे नहीं पता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी सवाल किया कि क्या कानून आपको इख्तियार देता है कि कौन आजाद उम्मीदवार है और कौन नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि उम्मीदवार की किस सियासी जमात से वाबस्तगी है। ये सवाल बड़े अहम थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले भी लिया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, अगर 13 जनवरी वाले फैसले को देखा जाए तो ये पाबंदी नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर सियासी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये आज बड़े अहम सवाल आए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को
आजाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिक्लेयर किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने एक रास्ता दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। शायद वो बादल नखास्ता रास्ता दिया या वो ये चाहते थे कि वो 13 जनवरी को जो इस मुल्क में एक गैर आईनी, गैर कानूनी या गैर सियासी फैसला देकर एक आईनी बहरान पैदा किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसके वजूद पर भी एक सवालिया निशान पैदा हो गया है उस 13 जनवरी के फैसले से। तो आज उन्होंने एक राय दी और एक रास्ता देने की कोशिश की अपनी तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी और बाकी साथी जजेस को भी। उन्होंने कहा कि जी इस अदालत के पास आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इख्तियार जो है वो हासिल है। यानी 187 आर्टिकल जो है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़े वसी इख्तियारात हैं इस यानी अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के हवाले से भी और अपने जो हुक्मनामे होते हैं उन हुक्मनामों पर इजरा के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको वो इख्तियार हासिल है। ये जो 187 आर्टिकल है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस आर्टिकल के मुताबिक अदालत उज़्मा को इख्तियार होगा कि वो ऐसी हिदायत, अहकाम या डिग्रियां जारी करे जो किसी ऐसे मुकदमा या मामला में जो उसके सामने जेर समाअत हो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए जरूरी हो। इनमें कोई ऐसा हुक्म भी शामिल है जो किसी शख्स के हाजिर किए जाने या किसी दस्तावेज को बरामद किए जाने या पेश करने के लिए सादर किया जाए। कोई ऐसी हिदायत, हुक्म या डिग्री पाकिस्तान भर में काबिल निफाज होगी और इसकी तकमील किसी सूबा में या किसी ऐसे किताई इलाका में की जाती होगी जो किसी सूबा का हिस्सा ना हो लेकिन उस सूबा की अदालत आलिया के दायरे इख्तियार में शामिल हो तो उसकी उसी तरह से तमील की जाएगी गोया उसे उस सूबा की अदालत आलिया ने जारी किया है। अगर ये सवाल पैदा हो जाए कि अदालत उज़्मा की हिदायत, हुक्म या डिग्री को कौन सी अदालत आलिया नाफिज करेगी तो इस सवाल के बारे में भी अदालत उज़्मा का फैसला कतई होगा। तो ये एक रास्ता दिया गया साथी जजेस और चीफ जस्टिस को अतर मिनल्ला साहब की जानिब से और साथ में उन्होंने ये कहा कि इस कोर्ट के पास 184(3) का इख्तियार जो है वो भी मौजूद है। जो कुछ आज हो रहा है शायद फिर कल इसको अदालत को इस पर पछतावा हो और अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़े। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने भी बड़े अहम सवालात किए। उन्होंने कहा कि क्या मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर आम इंतखाबात के आउटकम को मुकम्मल तब्दील कर दिया जाए। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो उनकी जानिब से आज किया गया और इस सवाल पर पूरी पार्लिमान की इमारत जो है वो खड़ी है। अगर इसका जवाब आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में कर देती है तो फिर पाकिस्तान में ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा कि क्या आउटकम को मुकम्मल तब्दील किया जा सकता है। जो जमातें अक्सरियत नहीं ले सकी उन्हें मखसूस नशिस्तों से अक्सरियती कर दिया जाए। अब ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि अगर किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर मखसूस नशिस्तों से उसे अक्सरियती किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज ये भी मुतालबा किया गया कि वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी है वो चीफ जस्टिस की हैसियत से वो भी उसको समझा दें, बता दें। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे नजदीक आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात में जो बेज़ाब्तगियां हैं उनका केस है। और ये भी वाजे होगा, ये भी आज की जो समाअत थी उसमें वाजे हुआ कि जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर की थी लेकिन उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। अब तो सवाल ये जाहिर है पैदा होता है कि रिकॉर्ड से जब ये जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकता था। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि ये भी देखना होगा कि उन्हें क्यों जमात को तब्दील करना पड़ा और क्यों उन्हें उनका इंतखाबी निशान घोड़ा जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ फिर चीफ जस्टिस जो है वो मदद के लिए आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे सामने जो प्लीडिंग्स हैं हमें उनसे बाहर नहीं जाना, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते, हमारा काम नहीं है कि हम केस चलाएं या किसी का केस तबाह कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील आज इसमें पेश हुए उनका बिहेवियर ऐसा था जैसे ये जाती केस है। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको कहा भी सही कि आप वकील साहब आप अपनी राय ना दें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताएं। कुछ मौके पर जब उन्होंने सवालात किए जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जजेस की जानिब से तो उन्होंने जवाब देने से भी इनकार किया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो आज फिर बरस पड़े क्योंकि उन पर तनकीद की काजी फायज ईसा साहब ने। काजी फायज ईसा साहब ने ये भी कहा कि जी जब जमहूरियत होती है तो सब छुरियां लेके आ जाते हैं लेकिन जब डिक्टेटरशिप होती है तो फिर कोई वजीर बन जाता है, कोई अटॉर्नी जनरल बन जाता है।
तो इस हवाले से बात की, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला है वो शायद किसी निगरान हुकूमत में वो वजीर रहे होंगे। बहरहाल, तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने भी खुल के अपने बदले लिए। उन्होंने कहा कि जी मुल्क में जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, लोगों को लापता किया जा रहा है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हमें इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफ इज इनफ कहना होगा। कोई फरिश्ता नहीं है, माजी में गलतियां भी हुई हैं, अब आंखें बंद ना करें। 8 फरवरी की अपील अभी तक पड़ी है, नहीं लगाई गई। ये डायरेक्ट उन्होंने तनकीद की काजी फायज ईसा साहब पर, क्योंकि बहरहाल वो अपील जो है वो 3 रुकनी कमेटी, और लेकिन चीफ जस्टिस साहब बहरहाल अदालत के चूंकि हेड है तो ये फैसला उन्होंने करना होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे खुद से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, उनके पास पावर नहीं, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को फिर टोक दिया बात करने से। एक तो चीफ जस्टिस साहब की आदत है कि जो बात उन्हें पसंद ना आ रही हो, खा वो वकील हो या खा उनका साथी जज हो, वो फौरन से टोक देते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर कहा कि जी मुझे बात मुकम्मल करने दे, हमें आइन के मुताबिक चलना है। फिर चीफ साहब ने इस पर कहा हमें जो है एक बबल में नहीं रहना, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और हम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कहा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। हमें ये भी देखना होगा कि साहबजादा साहब को घोड़े का निशान क्यों नहीं दिया गया। ये सारे सवालात जो हैं वो आज सामने आए, लेकिन जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि काजी फायज ईसा साहब का 13 जनवरी वाला जो फैसला है, उस फैसले ने काजी फायज ईसा साहब को परेशानी में मुब्तला किए रखा। साथ ही जजेस की जानिब से भी बार बार सवालात होते रहे, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जिस तरह से सहूलतकारी की गई आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, ये सारी चीजें अफसोसनाक थी। आज महसूस ये हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील की जरूरत नहीं है। काजी फायज ईसा साहब की सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वकील मौजूद है। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस ये कह रहा हो कि जी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, हमारे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, जजेस खत लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं, एटीसी कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं, सेशन जजेस जो है वो खत लिख रहे हैं कि जी हमें खुफिया एजेंसियों की जानिब से हरासा किया जाता है, मर्जी के फैसले लेने की मजबूर किया जाता है। लेकिन और फिर इंतखाबात से पहले इस मुल्क में जो ड्रामा हुआ, स्कैंडल प्रपोजल उठाए गए, उम्मीदवारों को उठाया गया, निशान छीने गए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, और जब इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, ना उनको जलसे करने की आजादी थी, ना उनको रैली की इजाजत थी, न उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाजत थी, और अगर कोई करता था तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाती थी, अदालतों में उलझाया जाता था कि इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। और फिर जब ये सब कुछ हो गया और लोगों ने पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कह लें या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कह लें, जब वोट कास्ट किया तो फिर फॉर्म 47 वाली बदमाशी की गई, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर आंखें बंद करके खामोश रही। ये सारी जो चीजें हैं ये बहरहाल मुल्क भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का कंडक्ट जो है मैं समझता हूँ वो शायद इस मुल्क की बुनियादों के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो भी खौफ और मसलियत पसंदी या नजरिया जरूरत का शिकार होकर फैसले देगी, तो फिर बाकी अदालतें जो हैं उनसे इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। अब इस केस की समाअत जो है वो 27 जून तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को दस्तावेजात जमा कराने से रोक दिया, लेकिन फैसल सदीकी साहब को उन्होंने बादल ने खास्ता इजाजत दी है कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर चाहें तो जमा करा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और ऑडियो केस लीक जो है वो भी आज अदालत में जेर समाअत था। उसमें जस्टिस बाबर स्टार साहब की अदालत में ये समाअत हुई है। पहले तो उसमें ये कहा गया था कि जी किसी एजेंसी को फोन टेप करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब जो जवाब जमा कराया गया उसमें ये मान लिया गया कि जी पीटीए की डायरेक्शन पर 2 एजेंसीज को फोन टेप करने का जो है वो हक दिया था और डाटा जो है वो भी लिया जा सकता है। आईएसआई और आईबी को बराह रास्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से डाटा हासिल करने की इजाजत है। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जरूरियात के मुताबिक इन एजेंसी से डाटा हासिल कर सकती हैं। वजारत दाखिला का एसओपी भी मौजूद है। आज ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान बयान दिया। तो शहरियों की कॉल रिकॉर्ड करने और लीक करने के मामले पर ये इस्तदा की गई थी कि जी इस केस को जो है वो चैम्बर में सुना जाए, लेकिन जस्टिस बाबर स्टार ने कहा कि जी ये केस मैं चैम्बर में नहीं सुनूंगा, जो होगा ओपन इस कोर्ट में होगा। जब ये समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल जब अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी खुफिया इदारे की तरफ से मजाज अफसर डाटा की दरखास्त करता है,
तो हमारी समझ के मुताबिक ये मटेरियल लेने पर पाबंदी नहीं है, ये इस्लामाबाद पुलिस के वकील ने कहा। जज साहब ने पूछा कि जी क्या आप बगैर वारंट किसी के घर जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ना हम सर्विलेंस करते हैं और ना ही रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि वकूआ होने के बाद मटेरियल लेते हैं। 11 साल में कभी आपने वारंट लिया? ये जस्टिस बाबर स्टार साहब की जानिब से सवाल किया गया। हमारी समझ के मुताबिक वारंट लेना जरूरी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी घर में बैठे कोई प्राइवेट वीडियो होगी तो आप कैसे ले सकते हैं? एक बड़ा अहम सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी हम सर्विलेंस नहीं करते। उन्होंने कहा क्या इस्लामाबाद पुलिस को आज तक ये समझ नहीं आया कि वारंट लेने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या 11 साल में वारंट लेने की आपको जरूरत पेश नहीं आई? बार बार एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई कि जी इसको जो है इस केस की समाअत आप जो है वो चैम्बर में रख लें, आपको आगाह कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि मैं आपकी चैम्बर समाअत की दरखास्त मुस्तरद करता हूँ, सिक्योरिटी के सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा, चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। क्या मैं आपसे दहशतगर्दों के मुतल्लिक पूछ रहा हूँ? सिर्फ कानून का पूछा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस के चैम्बर या वजीर आजम उसकी टेपिंग हॉस्टाइल एजेंसीज करती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज जब ये एक तो बड़े अहम रिमार्क्स इसमें सामने आए चीफ जस्टिस बाबर स्टार साहब की जानिब से, उन्होंने कानून पूछा और फिर बहरहाल वो चूंकि स्टे ग्रांट किया गया था कोर्ट की जानिब से कि इनको डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो वो भी इस्तदा की कि जी वो पाबंदी खत्म कर दें। लेकिन आज उस पाबंदी को खत्म करने से भी इनकार कर दिया जस्टिस बाबर स्टार साहब ने। ये बड़ी गलीज और घिनौनी हरकतें की गई हैं कि एक शख्स अपने अगर वकील से गुफ्तगू कर रहा है, जैसे बुशरा बीबी की सरदार लतीफ खोसा साहब से गुफ्तगू है, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। किसी के बेडरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं, किसी के वॉशरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये किस कानून के तहत ये सारी जो है ये चीजें आप करते हैं? तो चूंकि कानून ऐसा था नहीं, तो एक एसओपी को बुनियाद बनाकर ये कोशिश किया गया। तो आज इसमें इंदिया दिया गया और कह के जी हम जो पीटीए के चेयरमैन हैं उनको भी और जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, शायद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी हो। और फिर उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट थी उस पर भी बरहमी का इजहार किया। और बहरहाल आज के केस में भी, आज की प्रोसीडिंग में भी ये महसूस हुआ कि अब अदालतें जो हैं, सारी अदालतें नहीं लेकिन बहरहाल कुछ जजेस ऐसी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाए। और फिर आज एक और भी बड़ा अहम केस था इमरान खान साहब का, इद्दत में निकाह वाला केस। आज उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो भी पेश हुए और आज उन्होंने मुख्तसर से आर्गूमेंट्स किए। और जो खबर फरीद मनीका साहब के वकील थे वो भी पेश हुए, उन्होंने भी आर्गूमेंट्स किए। आज फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में कर चुका हूँ, लेकिन आज की गुफ्तगू में भी उन्होंने ये कहा कि जी खबर फरीद मनीका साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनके फैमिली मेंबर्स यानी उनकी जो बेटियां थी वो उन्होंने कोई जो है वो शहादत नहीं दी अपनी वालदा के खिलाफ। उनकी 5 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, और उन 5 बेटों ने इस हक में गवाही नहीं दी। अगर गवाही भी दी तो सिर्फ ओन चौधरी ने दी है। और मुझे उम्मीद यही है कि इस किस्म की जो एविडेंस होती है और इस किस्म की जो बायस्ड या अगर आपकी किसी के साथ किसी कोई अदावत हो तो फिर उसकी बुनियाद पे ऐसी एविडेंस को डिस्कार्ड किया जाता है। आज जब ये सारा सिलसिला हो रहा था तो उनके वकील की जानिब से ये कोशिश की गई कि शायद ये मामला आज भी मुलतवी हो, तो लेकिन उसमें जो सजा मुअत्तली की दरखास्त थी उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जी मैं सिर्फ 7 मिनट में दलाइल दूंगा और असूली तौर पर जो शिकायत कुनिंदा के वकील हैं यानी खबर फरीद मनीका साहब के, उनको भी इससे कम वक्त में दलाइल देने चाहिए। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी हमने केस पढ़ना है, प्रोसिक्यूशन ने केस पढ़ना है। तो इससे ये महसूस होता है कि केस में कुछ नहीं है। आज बहरहाल इस केस की समाअत मुकम्मल होगी और अब इसका फैसला जो है वो किया जाएगा, महफूज कर लिया गया, 2 दिन के बाद सुनाया जाएगा। उम्मीद यही है कि इस केस में भी इमरान खान साहब जो है और बुशरा बीबी उनको बरी कर दिया जाएगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।